नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कालाडूंगी विधानसभा सीट समेत कई ऐसी सीटों पर पुनर्विचार के बाद कांग्रेस के इस डिसीजन को देखकर तो यही लगता है कि जनाब देर आए दुरुस्त आए। महेश शर्मा कालाडूंगी से जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, आज वो उम्मीदवार बन चुके हैं। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पहले आप प्रबल दावेदार थे, उसके बाद थोड़ी लेट लतीफी जरूर की गई, लेकिन उसके बाद आखिरकार आप उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कालाडूंगी सीट पर बन ही गए। पार्टी हाईकमान ने जनभावनाओं का आदर किया। हमारे क्षेत्र के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको 2 दिन लगातार मायूसी रही, लेकिन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जो लोगों ने को मायूसी थी वो हाईकमान तक पहुँची। यहाँ पर 2 दिन आपने देखा कि लगातार सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता लगातार जमे रहे और उनको उम्मीद थी कि हाईकमान उसमें दोबारा से फैसला करेगा, और हाईकमान ने संज्ञान में लिया और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को मौका दिया। आज पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सब लोग पूरी ताकत से, लगन से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई के लिए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, अब तक ये कहा जाता रहा है कि ये सीट कांग्रेस किसी न किसी वजह से बीजेपी को गिफ्ट करती आई है, लेकिन इस बार आपको उम्मीदवार बनाया गया है। लगता है ये गिफ्ट आप वापस ले लेंगे? बिल्कुल ज़रूर लेंगे। जहाँ पर इतने अधिक कार्यकर्ताओं की साथ हो और उनका साथ हो, इतनी ईमानदारी से, इतनी लगन से, जहाँ पर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, निश्चित तौर पर विजय होती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता देखना होगा। सर, आपका समर्थन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को पुनर्विचार करना पड़ा, पार्टी को ये सोचना पड़ा कि हमें अपनी लिस्ट में कुछ बदलाव करना चाहिए। आपका नाम सामने आया। आपका समर्थन ये बताता है कि आप प्रबल दावेदार से उम्मीदवार बनने के लायक थे और आप बने भी हैं, लेकिन बंशीधर भगत जो कि नामांकन करने के लिए पहुंचे वर्तमान विधायक है, वो बार बार जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो आपको हराने की हैट्रिक बनाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति अपनी बातें ज़रा बड़ा चढ़ा के कहता है। अब अभी तक उनका तुक्का काम आया है, लेकिन अब जब सामने से सही प्रत्याशी से उनका मुकाबला होगा एक राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर उनका ये जो उनको गलतफहमी है दूर हो जाएगी। सर, बंशीधर भगत जो है वर्तमान विधायक, उनकी राजनीति में जमरानी, उसके साथ यहाँ का कालाडूंगी का जाम, पानी और कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिनसे उनकी राजनीति शुरू हुई। उन्हें काफ़ी वक्त मिला, लेकिन उन मुद्दों का हल अभी पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। क्या आपको लगता है कि अगर आपको जनता मौका देगी तो आप उन सभी मुद्दों पर हल निकाल कर देंगे? देखिए, मैंने अभी, हम विपक्ष पार्टी हैं, मैंने आरटीओ ऑफिस चीनपुर और प्रेमपुर लोशानी तक एक मार्ग है काफ़ी लंबा, जो कांग्रेस के टाइम में नहर कवरिंग हो गई थी। आप अगर वहाँ से जाएंगी तो नहर 1 फुट ऊपर है, सड़क 1 फुट नीचे है और लगातार उसमें जाम रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक, 4.5 साल तक उसमें कुछ काम नहीं किया, सोचा तक नहीं ना उसके बारे में कोई बात की। तो मैंने लगातार धरने प्रदर्शन करे, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने 48 घंटे का उपवास किया। उसके बाद मैंने वार्निंग दी, अगर आप इसको अभी भी नहीं करोगे तो हम आमरण अनशन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात के आगे झुकना पड़ा। जिस रोड को वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थे, उसको उनको हमारे आंदोलन के बाद उसको स्वीकृत करना पड़ा और वहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने मेरा बहुत भव्य स्वागत किया। इसी तरीके से जीतपुर नेगी को महानगर से उन्होंने हटा दिया था और बाद में कहा कि तुम्हें गांव में ले लेंगे। गांव पंचायत का जिसमें गठन हुआ तो उसको गांव में भी नहीं लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ये बिल्कुल संवेदनहीनता है कि 4 साल तक जीतपुर नेगी के लोगों ने, उनको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की पड़ती है, वजीफे में बच्चों को, गरीबों को मिलता है, उसके लिए प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 4 साल तक जीतपुर नेगी की जनता बगैर एक लावारिस की तरह धर धर की ठोकरें खाती रही। मैंने लगातार वहाँ के लोगों के साथ धरने किए, प्रदर्शन किए, और जब मुझे पता चला कि अंतिम बैठक आज हो रही है तो हम वहाँ के दर्जनों साथियों के साथ वहाँ पहुँच गए और हमने वार्निंग दी, अगर आज भी आपने नहीं किया तो आपको जीतपुर नेगी में हम घुसने नहीं देंगे और यहाँ पर हम आमरण अनशन करेंगे। तो ये बात मेयर के माध्यम से शासन तक गई, आनन फानन में प्रस्ताव बनाए गए, मंगाए गए और उनको स्वीकृत करना पड़ा। तो मैं कई मुद्दों पर हम विपक्ष में रह के भी सरकार के ऊपर ऐसे दबाव बनाने में कामयाब रहे। योजना तो सरकार ही स्वीकृत करेगी, लेकिन जनता के माध्यम से हमने उन मुद्दों को उठाया और हम कामयाब हुए। जहां दूर तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि हल्द्वानी और कालाडूंगी विधानसभा पड़ती है, रिंग रोड बनाएंगे। उसका मैक्सिमम भाग हमारे कालाडूंगी विधानसभा में आता है।
आज तक उस रिंग रोड का कहीं पता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य था। अगर 5 साल तक वो खंडहर बना रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके मंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को क्यों खंडहर बनने दिया उन्होंने? या ISBT जो कुमाऊं का बस अड्डा था, अगर वो खुल गया होता, वहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार मिलता होगा, पहाड़ के यात्री को सुविधाएं मिलती, रहने की, आवास की और तमाम सुविधाएं मिलती। यहाँ पर टेम्पू वालों को कम से कम 300-400 टेम्पू वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम मिलता, सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता। क्या भारतीय जनता पार्टी या जिम्मेदार उनके विधायक या मंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ISBT को क्यों कैंसिल कर दिया? और आपने देखा होगा कि उसके बाद उन्होंने नई जगह स्वीकृत करने का ड्रामा किया और मेयर और मंत्री जी एक दूसरे को मिठाई खाते हैं और अखबार में छपता है कि नया स्वीकृत हो गया। आप उनसे पूछिए कि कहाँ पर स्वीकृत हुआ। तो ये लगातार जनता को ठगने का काम करते हैं। और जहाँ तक आपने वहाँ जो वहाँ पर बनना था वो कैंसिल कर दिया। तो आज ये एक तरफ प्रचार माध्यमों से जताते हैं कि जो 70 साल से नहीं हुआ वो हमने कर दिया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा महाविद्यालय बता दें, कोई इंटर कॉलेज बता दें, कोई विद्यालय बता दें, कोई यूनिवर्सिटी बना दें। कोई पंतनगर यूनिवर्सिटी है, हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, या सुशीला तिवारी या शोभन सिंह जीना जैसे अस्पताल हैं, या हल्द्वानी कालाढूंगी का जो भी छोटा मोटा अस्पताल है, जिस स्थिति में कांग्रेस के टाइम में स्वीकृत हुआ था उसी स्थिति में आज है। कोई न क्षेत्र में कोई युवाओं के लिए स्टेडियम बना, न महिलाओं के लिए आधुनिक अस्पताल बना, न कोई सड़कें बनी। कोई कालाढूंगी में एक उपमंडी की आवश्यकता है, किसान वहाँ से सुबह सुबह आप देखेंगे यहाँ पर जाम लगे रहता है, अपनी फसलों को लेके आते हैं, लेकिन वो एक उपमंडी तक नहीं खोल पाए। माननीय भगत जी हमारे 15 साल से लगातार विधायक हैं और एक भी उपलब्धि अगर वो बता दें कि उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए ऐसा काम किया है तो उनके खाते में सुन नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये खाली प्रचार करते हैं, बातें करते हैं, भाषण देते हैं, या दूसरी पार्टियों की खिल्लियाँ उड़ाना, नकारात्मक सोच पैदा करना और इससे वोट लेने की कोशिश करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमने हमेशा कोई सांप्रदायिक भेदभाव, ऊंच नीच, अलगाववाद हमारा नारा नहीं रहता। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलते हैं और विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं। चलिए, यहाँ के मुद्दों से तो सर आप अवगत हैं। आपने बंशीधर भगत की बात की और कही कि 15 साल वो यहाँ पर विधायक रहे हैं। कालाडूंगी की जनता को यहाँ पर चाहे बीजेपी विपक्ष में बैठी हो, चाहे पक्ष में बैठी हो, उसे यहाँ पर बीजेपी राज ही देखने को मिला है और बंशीधर भगत को यहाँ पर राजयोग मिला है। तो आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो मोदी लहर चली थी, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव और जो ब्रांड नेम बीजेपी का है वो ज्यादा आगे बढ़ सकता है, भले ही बंशीधर भगत को लोग पसंद करें या फिर ना करें? देखिए, ये मिथ्या अब दूर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोदी का नाम कैश कराने के बजाय अपने कामों को जनता के बीच बताना चाहिए। वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेके, सांप्रदायिक मुद्दों को लेके या भावनात्मक मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाते हैं। वो विकास की बात नहीं करते। मैंने अभी कहा कि कोई भी विकास की परियोजना, योजना वो बताएं। ये जितने काम यहाँ चल रहे हैं वो सब कांग्रेस के टाइम स्वीकृत हैं। अभी आपने मोदी जी की बात की, मोदी जी हल्द्वानी में आए थे, उन्होंने एक 45 साल की एक परियोजना को लेके विपक्ष के काफ़ी हुटिंग करा और जनता से सवाल भी किए कि इन्होंने 40 साल से 45 साल से इस योजना को लटकाया है। उन्होंने हालांकि योजना का नाम नहीं लिया। और क्या मैं उन बिगड़े हुए कामों को बताऊं, ठीक करूंगा, आप इनको ठीक करोगे? जनता ने कहा हम ठीक करेंगे। बहुत देर तक इस पर बोलते रहे और मैंने सोचा कि ये जमरानी डैम पे बोल रहे होंगे। दूसरे दिन अखबार में मैंने देखा कि वो कोई लखवाड़ कोई योजना है गढ़वाल में, उसके बारे में कह रहे थे। अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे मीडिया के माध्यम से वो ऐसा दिखा देते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ करा ही नहीं। क्या उन्होंने कहा कि उससे बिजली बनती, किसानों को पानी मिलता? मैं जानना चाहता हूँ कि NHPC की टनकपुर की योजना किसने बनाई? पावर स्कीम। धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट किसने बनाया? दर्जनों पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर उत्तराखंड में लगी, किसने बनाए? वो बिजली उत्पादन के बाद उत्तराखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार तक बिजली सप्लाई होती है। क्या एक भी विद्युत परियोजना माननीय मोदी जी के आने के बाद या भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने बाद यहाँ बनी तो हम माने? लेकिन वो अपने बातों की जादूगरी से जनता को इस तरीके से समझाते हैं कि जो वो करने वाले, वो तो एक चुनावी घोषणा कर रहे हैं, वो बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्य के कर्तव्य है। लेकिन जो विपक्ष की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, इतने मैंने पावर प्रोजेक्ट बनाए, वो पावर प्रोजेक्ट बने होंगे, यहाँ पावर हाउस बने होंगे, यहाँ तक लाइट आई, गांव-गांव तक
घर घर तक बिजली बनी है। हम जब पढ़ाई करते थे हमने तो वो लालटेन में हमने पढ़ाई की है। तो ये घर घर तक बिजली कौन लाया, घर घर तक सड़कों का जाल किसने बनाया? आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो 70 साल से नहीं हुआ हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज हमारे देश को लूट के ले गए, हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे देश में मात्र 32,000 टेलीफोन थे, जिनको वो टेलीफोन भी कैसे तो खट 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 करके एक्सचेंज में उठता था, फिर 2-2 3-3 दिन बाद कभी नंबर आया नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 110 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल था। क्या ये संचार क्रांति भारतीय जनता पार्टी लाई? आप उस टेलीफोन से अमेरिका में लाइव बात कर सकते हैं अपने बच्चों से। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस दुनिया के नक्शे में भारत को प्रमुख 10 देशों में से एक हमारे भारत का नाम आता है। लेकिन आज सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा प्रचार के माध्यम के अपनी बात को ऊपर बढ़ाते हैं। आज वैक्सीनेशन को लेकर के इतना प्रचार हो रहा है यूनिक पोल में, मीडिया में, अखबार में और तमाम रोडवेज की बसों में कि हमने फ्री का टीका लगा दिया। मैं आप बताइए कि क्या पिछली सरकारों ने फ्री में टीके नहीं लगाए? ये हमारे कितनी महामारियाँ आई हुई, चेतक हुआ, हैजा हुआ, प्लेग हुआ, पोलियो हुआ और तमाम कई बीमारियाँ आई और हमारी सरकार ने लगातार उन पर आज भी पोलियो के टीके घर घर जाके लगते हैं। कौन लगाते हैं? किसके टाइम में बना? ये जो लेबोरेटरी हैं जहाँ से ये वैक्सीनेशन बनी, वो लेबोरेटरियाँ किसके टाइम की बनी हुई हैं? कोई इन्होंने मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसी चीज़ें बनाई हों? अगर यहाँ कोविड हुआ, लोग बेमौत मारे गए कोविड के नाम से। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम से जो 500 रुपये का इंजेक्शन था 50,000 रुपये लोगों ने ठग लिए। गैस जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था जो 1,000 रुपये 1,500 में आता था वो 25-25, 30-30 हज़ार के बिक गए। लोगों ने अपने बच्चों के घेवर भी रख दिए, अपनी ज़मीन प्लॉट बेच दी, उसके बाद भी परिजन को खो दिया। आपने कहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सरकार के नुमाइंदे ने या किसी अधिकारी ने ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को जेल की हवा खिलाई? कहीं नहीं सुना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में एक अराजकता का माहौल था, उनकी किसी चीज़ में पकड़ नहीं थी, लेकिन वो ये प्रचार माध्यम के माध्यम से इस टाइप का प्रदर्शन करते हैं कि यही सबसे बढ़िया है। तो ये बात जनता आप समझ चुकी है, कोई अभी किसी की लहर नहीं है। कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है और कांग्रेस का विकास परक जो सोच है वो जनता समझती है। रोजगार की स्कीम हमारे माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि गैस सिलेंडर को हम 500 के पार नहीं जाने देंगे, हम उतनी सब्सिडी देंगे। इन्होंने उस समय 180 सब्सिडी थी मनमोहन सिंह सरकार में, वो ख़त्म कर दी। 450 का सिलेंडर 950 में पहुंचा दिया। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और ये खाली प्रचार के माध्यम से वोट अर्जित करना चाह रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है। सब अभी भारी बहुमत से आप देखेंगे कि हमारी काला ढूंगी जिसको आप कहते हैं कि इनको गिफ्ट में मिलती थी, इनको जमानत बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। प्रचार प्रसार चाहे कोई भी करे, जनता का हक है, स्वास्थ्य सुविधाएं और तमाम मुद्दे अभी कांग्रेस के पास हैं जिनको लेकर आप दावे वादे कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में आपकी सरकार बनेगी और बनती है तो फिर उसके बाद क्या परिणाम होते हैं ये देखने वाली बात है और जनता क्या कुछ करती है। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, आपने तमाम मुद्दे गिनवाए हैं, अभी जो लिस्ट नहीं आई जिसमें आपका नाम भी सामने आया और कई और लोगों का नाम भी सामने आया, कुछ बदलाव जो सीटों में हुआ है, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो आंतरिक कला है कांग्रेस की वो इस लिस्ट में सामने आ रही है? कुछ अच्छा भी हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव भी इस लिस्ट में हुआ है जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। देखिए अभी 3-4 सीटों में यहाँ पर कुमाऊं में परिवर्तन हुआ। देखिए भूल चूक होती है, सब अपने अपनी बात को बड़े प्रभावशाली तरीके से हाईकमान के सामने रखते हैं। हो सकता है हमारे जैसे कार्यकर्ता ने अपनी बात को बड़ा चढ़ा के रखा और हाईकमान उस बात से प्रभावित हो गया, लेकिन उसके बाद जब जनता का रिएक्शन देखा तो कांग्रेस हाईकमान ने उसको संज्ञान में लिया और जनता के कार्यकर्ताओं की भावना का आदर किया। इसीलिए उन्होंने कैंडिडेट बदले और एक सही फैसला दिया और आप इसका नतीजा देखेंगे कि यहाँ पर 100% कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जीतेंगे लोग। सर उम्मीद करते हैं कि आप जितने जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसा परिणाम भी मिले। हालांकि प्रतिपक्ष संवाद की यही मुहिम है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आपको सबकी आवाज़ उठाकर हम लोग दिखाएंगे। और अभी महेश शर्मा ने अपनी बात रखी, तमाम जो कांग्रेस के सामने मुद्दे हैं वो रखे हैं। अब जनता इन मुद्दों पर कितना विचार करती है, जनता क्या मानती है, किसको समर्थन देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।